स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एनसीईआरटी की नई गाइडलाइन सीबीएसई के लिए कुछ सिलेबस चैप्टर वाइज कुछ पोर्शन उसका मिनिमाइज हुआ है। इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअली इसकी जो टोटल 13 क्लासेस थी उसके फर्स्ट जो 2, 4, 5, 7 क्लास थी जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स है, नेक्स्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पहले भी इंपॉर्टेंस रखता था और अब रिमूव या मिनिमाइज करने के बाद उसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। तो प्लीज उन शुरुआती क्लासेस को आप कंटिन्यू कीजिएगा और उनको देखिएगा। उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इन टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 13 वीडियोस में से आप शुरुआती वीडियोस देखेंगे। लास्ट वाले जो वीडियोस थे केवल सीबीएसई स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, उनको आप बैटरीज और कोरोजन वाली हेडिंग से उनको स्किप कर सकते हैं। बट राजस्थान बोर्ड के लिए अभी भी बैटरीज और कोरोजन वाली हेडिंग है वो अपना इंपोर्टेंस बनाए हुए जब तक उनकी गाइडलाइन नहीं आती है, जब तक सिलेबस डिसाइड नहीं होता है। इन बातों के साथ ये केवल मिनिमाइज हुआ है 2021 के लिए। तो मैं पहले भी बोल रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन पार्ट रहता था नेक्स्ट इक्वेशन, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और मिनिमाइज होने के बाद भी वो पॉइंट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। तो आप उन पे प्लीज फोकस कीजिएगा। यदि जिसने मिस की है वो क्लासेस, आई बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट इक्वेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और उसकी डिपेंडेंस आप देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर के साथ हूं, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का भी एक पोर्शन कोलिजन थ्योरी रिमूव हुआ है, स्किप हुआ है, बट वो कोलिजन थ्योरी पहले भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहा था। इसमें पहले भी इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो इंपॉर्टेंस था, इसमें न्यूमेरिकल थे, एवरेज रेट से रिलेटेड और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल और डेफिनेशन एंड डेरिवेशन। तो पहले भी उसका इंपॉर्टेंस था और ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो स्किप होने के बाद इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही टॉपिक लेके चल रहा हूं, केमिकल काइनेटिक्स। इंपॉर्टेंस बढ़ गया इनका, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? सिंपल, जैसे आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं वैसे इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन से डील करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन से डीलिंग करती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से क्या करती है? डीलिंग करती है। ये जो चीजें जहां पे डिस्कस की जाती है, ये पॉइंट जहां डिस्कस किया जाता है वो केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच क्या होती है? केमिकल काइनेटिक्स होती है स्टूडेंट्स। अब इसमें अपन फर्स्ट हेडिंग लेके चल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन है क्या? ये जो वर्ड अपने पास रेट एक सिमिलर वर्ड है स्पीड या वेलोसिटी, हम पढ़ते आए हैं, सेम यही वर्ड बन रहा है स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड या वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? तो जनरली ऑब्जेक्ट्स के लिए स्पीड या वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज ए कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन टाइम। दिए गए टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होता है वो वेलोसिटी या स्पीड हम बोलते हैं, उसको रेट बोलते हैं। बट रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस कहां से आएगा? रिएक्शंस टाइम के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं, स्लो रिएक्शंस है, फास्ट रिएक्शन है, बट वहां पे डिस्टेंस जैसा कौन सा वर्ड आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट्स के लिए तो डिस्टेंस, तो स्पीड जनरली क्या होती है? डी अपॉन टी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड या वेलोसिटी। बट रिएक्शंस के लिए डिस्टेंस ऐसा कुछ होता नहीं है। तो यहां पे इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? रिएक्शंस में ले दे के दो ही पार्ट्स होते हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज, इन्वॉल्व स्पीसीज और फॉर्म न्यू प्रोडक्ट या न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट। तो यहां पे क्या होगा? एक्चुअल में इसमें क्या होता है, हर रिएक्शंस टाइम के अकॉर्डिंग स्लो या फास्ट होती है, यानी हर रिएक्शंस का जो टाइम कंजप्शन है वो डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे डिस्टेंस वाला वर्ड है वो किससे रिप्लेस होगा? तो आपको पता है कि जब अपन कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो इसमें इनिशियली क्या होता है, एक रिएक्टेंट का एक डेफिनेट अमाउंट लेके अपन वो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सपोज इनिशियली रिएक्टेंट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे होता है। जैसे मैं सपोज इसको मैक्सिमम का मतलब मैं ले लेता हूं कि 1 मोल अमाउंट है इसमें मैंने रिएक्टेंट का लिया है। यहाँ पे प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि जब तक रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होगी प्रोडक्ट कहां से बनेगा? तो यहाँ पे इनिशियल अमाउंट 1 मोल हो गया और प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट कितना होगा? 0 हो गया। आफ्टर टी या आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम के बाद क्या होगा? इसका रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट क्या होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका आफ्टर टी अमाउंट क्या होगा? 1 माइनस अल्फा। जो डिकम्पोजिशन अमाउंट है, कन्वर्जन अमाउंट है, वो अल्फा अपन कंसीडर कर लेते हैं। रिएक्टेंट का जितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा। ये उनकी क्या होगी? आफ्टर टी के बाद क्या हो जाता है? अमाउंट हो जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है? टाइम के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? अमाउंट है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वही क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन की हम क्लासिफाइड भी कर सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को,
और रेट ऑफ रिएक्शन को एनसीईआरटी में राजस्थान बोर्ड की बुक्स के अकॉर्डिंग हमें इसको 3 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। एवरेज रेट होता है, एक इनिशियल रेट होता है और एक इंस्टेंट रेट होता है। ये 3 टाइप के रेट। एक्चुअल में इसमें इंपॉर्टेंट ये एवरेज रेट ही है। इनिशियल रेट आप समझ रहे हो, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो V एंड U, तो U क्या इनिशियल रेट होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन है T इज इक्वल टू 0। T इज इक्वल टू 0 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही है वो क्या होता है, इनिशियल रेट होता है। इंस्टेंट रेट क्या होता है, ये पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे जो रेट होगा, पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे जो रिएक्शन होता है जब डेल्टा टी टेंड्स लिमिट टेंड्स टू 0, जब टाइम इंटरवल काफी शॉर्ट होता है, अप्रोचेज टू 0 होता है, तो अप्रोचेज 0 पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा डेल्टा, डेल्टा मतलब वेरिएशन इन टाइम, टाइम इंटरवल लिमिट टेंड्स टू 0, अप्रोचेज टू 0 होता है, उस समय एवरेज रेट ही क्या हो जाता है, इंस्टेंट रेट हो जाता है। इंस्टेंट रेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी आगे का प्रोसीजर है। ग्राफिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इंस्टेंट रेट को ग्राफिकली कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन में मिलता है वो है एवरेज रेट। एवरेज रेट को जनरली RAVG से अपन सिंपलाइज करेंगे। और एवरेज रेट एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज रेट सिंपल आप देख सकते हो लगभग यही डेफिनेशन है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्पीसीज इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मींस पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर में जो चेंजेस हो रहे हैं कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में, वो कंसंट्रेशन क्या होती है, एवरेज रेट कहलाती है। एवरेज रेट को हम कैसे फॉर्मूले उसका कैसे क्या फॉर्मूला उसका बनेगा, तो सिंपल मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज एक रिएक्शन अपने पास R2P, इस R2P में इसका एवरेज रेट आपको जब कैलकुलेट करना तो क्या होगा, इसमें एवरेज रेट होगा माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, या फिर इसका प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में एवरेज रेट क्या होगा, RAVG इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन द चेंजेस। वेरिएशन में जो टाइम लग रहा है वो आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि ये साइन का क्या लॉजिक है, यहां नेगेटिव साइन आ रहा है, यहां पॉजिटिव साइन आ रहा है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में नेगेटिव साइन है और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन है, ये क्या शो कर रहा है। तो एक्चुअल में इसको ग्राफिकली आप समझिए बेटा, यहां अपन कंसंट्रेशन ऑफ टाइम कंसीडर कर रहे हैं, ये टाइम लिया मैंने और यहां पे मैंने क्या लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिया है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, तो रिएक्टेंट अपने मैक्सिमम पीक पॉइंट पे होगा, उसका टेकिंग अमाउंट मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम पॉइंट से वो धीरे धीरे क्या होगा, कंटिन्यूअसली उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये एक डेफिनेट टाइम के बाद क्या होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, यानी जो अक्स एक्सिस था उसकी वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मीनिंग ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब उसमें फर्दर चेंजेस नहीं हो रहे। तो आप देख रहे हो कि T1 अपन ले रहा हूं, इनिशियल टाइम मैंने T1 लिया, उस T1 पे R1 है ये। आफ्टर T मतलब सेकेंड टाइम फाइनल टाइम पे आ गया मैं T2 पे, तो उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, R2 हो गया। इन दोनों में आप R1 और R2 का जब अमाउंट कंसीडर करोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आप कंफर्म होगी यहाँ पे R2 लेस देन क्या है, R1 है। यानी टाइम के साथ with respect to time the concentration of reactant is decrease, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है, ग्राफिकली आप समझ पा रहे हो इसको, और वो डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए उसमें क्या है, नेगेटिव साइन है। डिक्रीमेंट के लिए क्या है, नेगेटिव साइन आ रहा है। अब इसको अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं, सपोज इसको मैं डेल्टा आर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो माइनस हुआ, माइनस अब डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट करूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्लियर है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा आर का कंसेप्ट आ जाएगा इसमें। अब आप देखिए इस चीज को, एक लॉजिकल और समझिए, इसमें R2 क्या है, स्मॉलर देन है, तो इन दोनों का वेरिएशन एक्चुअल में होता हमेशा यही है, फाइनल में से क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस करनी होती है। तो फाइनल में से इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस होगी तो एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगी, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डिफरेंस जब नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन हमें पॉजिटिव में मिलेगा, बट इसको शो करने का तरीका क्या होता है, यही होता है, फॉर्मुलेशन में यही नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन इसको क्या शो करा है यहाँ पे, डिक्रीमेंट इन द
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शो कर रहा है। अब ये चीज मैं प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में लूं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहां पे फिर वही हमने टाइम लिया है। हमने अभी बताया था कि इनिशियली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनिमम होता है, 0 होता है, बट टाइम के रेस्पेक्ट में वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एक डेफिनेट टाइम के बाद वो भी क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, मतलब उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट हो जाता है। यहां पे भी आप दो डिफरेंट टाइम लोगे। T1 के लिए कंसंट्रेशन ये आ रही है P1, और T2 के लिए कंसंट्रेशन क्या आ रही है, ये T2 की कंसंट्रेशन आ रही है P2। तो यहां क्या कंडीशन आ रही है, P2 इज ग्रेटर देन P1। ये कंपैरिजन कीजिए आप, रिएक्टेंट की फाइनल कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और प्रोडक्ट की फाइनल कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पे ऑलरेडी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, इंक्रीमेंट पे शो होता है, पॉजिटिव सेंस में शो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है वो, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव साइन आता है। और इस फॉर्मुलेशन से इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो फाइनल कंसंट्रेशन P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों कर सकते हो आप। ये एवरेज रेट निकालने की प्रोसीजर है। अब यहां पे एवरेज रेट का हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। जनरली अपन यूनिट बताएंगे, तो यूनिट में क्या रहा है, इसमें आप देख रहे हो यहां पे क्या रहा है, कंसंट्रेशन, तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, कंसंट्रेशन देन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स इसकी क्या होगी, डायमेंशंस होगी रेट ऑफ रिएक्शन की, एवरेज रेट की। कंसंट्रेशन का जनरली यूनिट क्या होता है, आप सबको पता है, कंसंट्रेशन की यूनिट होगी मोल लीटर इनवर्स, मोलरिटी दी जाएगी अपने को, तो मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की भी कोई पर्टिकुलर यूनिट जैसे सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या और इनवर्स हो सकती है इसमें, और ये यही रहेगा। ठीक है, समझ रहे आप लोग। ये कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स के साथ साथ इसमें एक पॉइंट और याद रखना आपको, ये तो कब आ गया जब हमें कंसंट्रेशन किसने दे रखी है, मोलरिटी में, मोलर में कंसंट्रेशन प्रोवाइड की है। मोलर कंसंट्रेशन के साथ हो सकता है कि हमें कई बार क्या होता है, गैसियस रिएक्शंस प्रोवाइड की जाए। गैसियस रिएक्शंस प्रोवाइड की जाती है तो कंसंट्रेशन वाला जो टर्म है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, पार्शियल प्रेशर से। क्योंकि आप ध्यान कीजिए अपना चैप्टर 11 का चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, उसमें हमने एक कैलकुलेशन बनाया था, केसी और केपी का रिलेशन बनाया था। उस केपी और केसी के रिलेशन से आपको ध्यान होगा कि जब कंसंट्रेशन हमें गैसियस के रेस्पेक्ट में आती है तो कंसंट्रेशन उसके पार्शियल प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कंसंट्रेशन का जो टर्म होता है वो अपन पार्शियल प्रेशर से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो गैसियस रिएक्शंस के लिए क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन है उसकी जगह क्या आता है, प्रेशर वर्ड आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर देन टाइम इनवर्स हो जाएगा ये। अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है गैसेस के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपको एटीएम दे रखा है तो एटमॉस्फेरिक और देन सेकंड इनवर्स, आपको बार दे रखा है तो वो बार सेकंड इनवर्स में इस टाइप से वो आ जाता है। तो वो प्रेशर की जो भी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, गैसेस रिएक्शंस के लिए क्या लिख सकते हैं, उनकी यूनिट लिख सकते हैं, उनकी डायमेंशंस लिख सकते हैं। क्लियर है, तो दोनों में डिफरेंस समझ आया। गैसेस के लिए प्रेशर टाइम इनवर्स और जनरली कंसंट्रेशन के लिए क्या होता है, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स आता है। अब मैं आपको बता रहा था एक प्रोसीजर और इसी ग्राफ के ऊपर कि ये जो इंस्टेंट रेट, अभी एवरेज रेट क्लियर है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंट रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इंस्टेंट रेट जो मैंने बताया था, जहां डेल्टा टी टेंड्स लिमिट्स टू जीरो, अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, डेल्टा टी की वैल्यू काफी छोटी होती है, उसको हम कैसे कहते, तो पर्टिकुलर टाइम मोमेंट हो गया, पर्टिकुलर टाइम मोमेंट टी है ये। इस पर्टिकुलर टाइम मोमेंट टी में ये जो कर्व बना है, कौन सा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम जो कर्व बन रहा है, उस कंसंट्रेशन टाइम कर्व के ऊपर क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो टेंजेंट का स्लोप ही किसको शो करता है, इंस्टेंट रेट को शो करता है। सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी और इस टेंजेंट का जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, इंस्टेंट रेट को शो करता है। पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो टी होता है, इंस्टेंट रेट। सिंपल इतना ही बताना होता है इंस्टेंट रेट में हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन डिटेल से क्वेश्चन किस पे आते हैं, एवरेज रेट पे आते हैं। अब मैं आपको सिंपल छोटे छोटे एग्जांपल जो करवा रहा हूं कि एवरेज रेट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। कुछ बड़े क्वेश्चन भी एवरेज रेट पे, लेकिन वो ऑर्डर के बाद करवाए जाएंगे, वो ऑर्डर से मर्ज होकर वो क्वेश्चंस बने। तो अभी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा नहीं है, तो सिंपली जो क्वेश्चन आते हैं एवरेज रेट पे, अभी मैं आपके एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट ले रहा हूं, इंटेक्स्ट 4.1 और 4.2 ले रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग आप एग्जांपल्स भी कर सकते हो, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी आप कर सकते हो। मैं भी आपको ये दो क्वेश्चन बोल रहा हूं इंटेक्स्ट वाले, सोल्ड एग्जांपल आप अपनी बुक से कर सकते हो, ये सोल्ड एग्जांपल है। इंटेक्स्ट 4.1 क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, R2P रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और 25 मिनट में R की जो कंसंट्रेशन है 0.03 m से डिक्रीज होकर कितनी हो रही है, 0.02 m हो रही है। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम दे दिया आपको और इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन दे दी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतना डिक्रीज हो रही है 25 मिनट्स में। तो आप उसमें क्या करें, एवरेज रेट कैलकुलेट करना है इन सेकेंड यूनिट, इन मिनट यूनिट एंड इन आवर यूनिट, तीनों यूनिट्स में आपको कैलकुलेट करना है। आपको मिनट तो दे रखा है, तो डायरेक्ट करेंगे आप इसमें, क्या करेंगे बेटा,
सिंपल फॉर्मूला हमारा एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा आर कैसे कैलकुलेट होगा, माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल है 0.02 माइनस 0.03, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो कितना है, माइनस माइनस कितना हो गया, ये अंदर आ रहा है माइनस एंड माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो 0.01 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 25 आ गया। इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ओके, अब इसमें आपने किसमें मिनट कैलकुलेट कर लिया, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट होगा ये आप देखिए, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करके। तो फाइनली ये जो आंसर आ रहा है 4 × 10⁻⁻⁴ ये तो एज इट है। मिनट के सेकंड बनाएंगे अपन, मिनट के सेकंड बनाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास कितना हो गया, 240 × 10⁻⁻⁴ और सॉर्ट आउट किया तो आ गया 2.4 × 10⁻⁻2 किसमें आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में आ गया। क्लियर है, सेकंड इनवर्स के साथ इसको हमें और इनवर्स में कन्वर्ट करना, तो यहां से इसको और में लेके आएंगे आप। और में कैसे आएगा, मिनट के क्या बनाने और बनाने तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, पूरी वैल्यू 60 से डिवाइड हो जाती है तो 4 × 10⁻⁻⁴ और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 60, 1/15 और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो अपने पास आएगा 6.67 × 10⁻⁻6 मोल लीटर इनवर्स और इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, ये पहला एग्जांपल अपने पास हो गया। तो जनरली आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए यहां पे। अब सेकंड पॉइंट देखिए, एक सिंपल सा मैं पॉइंट और बता रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन अपने पास इस टाइप से A + B = C + D, दो रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एवरेज रेट क्या आएगा, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एवरेज रेट आप कैसे कैसे शो कर सकते हो, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T से भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जब आपको एक ही कंसंट्रेशन दे रखी है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको C के रेस्पेक्ट, ये तो दोनों रिएक्टेंट, आप इसको C की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, और आप इसको D के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ठीक है, हो गया। ये वो रिएक्शन है जिसमें हमें कोफिशिएंट्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ वैल्यूज होते हैं, जैसे 2 या 3 या 4। आप देखिए जैसे एक ही रिएक्शन है H2 + O2 = 2H2O, तो इसमें ये जो 2 and 2 है ये कोफिशिएंट्स है। तो ये जो रिएक्शन मैंने ली इसमें एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें कोफिशिएंट्स नहीं है, लेकिन इनके साथ कोफिशिएंट होते लाइक दिस, RA + YB = MC + ND, ये रिएक्शन है। इसमें जब आपको कैलकुलेट करना एवरेज रेट कैलकुलेट करना है तो सिंपल माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा B T, ओके यहां तक सिमिलर है, माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T सेम है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा T सेम है, और डेल्टा D अपॉन डेल्टा T सेम है। तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस इसमें क्या होगा, जो कोफिशिएंट्स हैं वो कोफिशिएंट कहां चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाते हैं, डिवाइड में चले जाते हैं। यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर पावर लास्ट ईयर इक्विलिब्रियम में पढ़ा करते थे अपन, ठीक है, वो एक अलग लॉजिक हुआ करता था, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस के लिए वो डिवाइड में जाएंगे। इसी चैप्टर में आगे हमें रेट एक्सप्रेशन भी पढ़ना है, रेट इक्वेशन भी पढ़नी है। रेट इक्वेशन में ये वैल्यूज कहां जाएंगी, पावर्स में जाएंगी। तो इसी चैप्टर में आपको दोनों पॉइंट्स मिलेंगे कि कब तो हमें कोफिशिएंट्स को डिवाइड में लेना है, कब लेना है। रेट एक्सप्रेशन में तो ये पावर में चली जाती हैं, और रेट एवरेज रेट के लिए कहां चली जाती हैं, डिवाइड में चली जाती हैं। तो 1/x 1/y 1/m और 1/n से कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में ऐसा ही करवा रहा हूं आपको जिसमें ये कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, वो कोफिशिएंट्स वाला क्वेश्चन है। 4.1 हो गया। 4.2 देखिए, 4.2 हमें दे रखा है, एक रिएक्शन है 2 = प्रोडक्ट 2, और ये एक बंदा कह रहा है कि 10 मिनट्स में इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन 0.4 से डिक्रीज होकर 0.3 हो रही है, 0.4 से डिक्रीज होकर 0.3 हो रही है 10 मिनट्स में। इसका एवरेज रेट हमें कैलकुलेट करना है, तो एवरेज रेट = क्या आएगा, -1/2, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में निकाला है। 1/2 क्यों समझ आया, क्योंकि कोफिशिएंट 2, यहां 3 होता तो 1/3 हो जाता, 4 होता तो 1/4 हो जाएगा। एंड डेल्टा A अपॉन रिएक्टेंट और डेल्टा T, तो -1/2 डेल्टा क्या आएगा,
फाइनल कंसंट्रेशन 0.03 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन 0.4 डिवाइडेड बाय टी कितना है 10 मिनट्स है। ओके, कितना आ गया ये अपने पास, ये अंदर वापस क्या आएगा, माइनस का 0.1 आएगा, माइनस 0.1 से कितना आ जाएगा, माइनस 0.1 से प्लस हो जाएगा, तो 0.1 अपॉन कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करेंगे कितना आएगा 5 × 10⁻³ एंड मोल लीटर इनवर्स, और टाइम यूनिट्स क्या थी, मिनट थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, मिनट इनवर्स में। अब आपको इसको मिनट से कहां जाना है, सेकंड यूनिट में जाना है, तो सेकंड के लिए तो क्या करेंगे, पूरे आंसर को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी से हमें कहां जाना है, आवर में जाना है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया मैंने आपसे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से बेटा। अब रेट ऑफ रिएक्शन पे और क्वेश्चन भी है, लेकिन वो क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब हम रेट ऑफ ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद करेंगे, रेट एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय कीजिए केमिकल काइनेटिक्स के साथ, और एक जो एनसीईआरटी की एक नई गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग काफी स्टूडेंट्स काफी इन दिनों में आज कल से काफी खुश नजर आ रहे हैं कि हमारा 30% जो हेडिंग्स हैं या 30% जो सिलेबस है वो मिनिमाइज हो गया है, लेकिन अभी भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो अभी भी रहे हैं, ये आपको बता रहा हूँ। पहले वही चीजें हटाई हैं जो एक्चुअली में बकवास होती थी, जिनसे रिलेटेड ना हमें पढ़ा के मजा आता था, ना आप लोगों को पढ़ के मजा आता था, केवल वही चीजें हटी हैं। एक्चुअली जो मसाला था ना वो अभी भी बचा हुआ है, पढ़ा के मजा अभी भी आएगा, बस ये कि थोड़ा फालतू की जो बोधरेशन रहा करती थी और सिलेबस वो थोड़ी जरूर कम हुई है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक।